शिमला ग्रामीण की खटनोल पंचायत में आईआईआरडी का मृदा जांच और बागवानी शिविर, किसानों ने करवाई मिट्टी जांच। उत्तराखंड आपदा में मरने वालों की संख्या हुई 54। हिमाचल के पालमपुर निवासी राकेश का भी मिला शव। प्रदेश में 10 लापता युवकों में से 8 का अभी कोई सुराग नहीं। सरकारी स्कूलों में 5वीं से 12वीं आज से लगेंगी नियमित कक्षाएं। जनमंच में आई 73 शिकायतें, 29 का मौके पर किया निपटारा, शेष विभागों को भेजी। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का धरना, वेतन बढ़ाने की रखी मांग, उपायुक्त के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को भेजा ज्ञापन। और युवा कांग्रेस ने आईजीएमसी में खाना वितरण टेंडर में गड़बड़ी का लगाया आरोप, कहा ब्लैक लिस्ट कंपनी को दिया टेंडर, पैसों की बंदर बांट। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। आईआईआरडी के तहत मिशन रीव द्वारा शिमला ग्रामीण की ग्राम पंचायत खटनोल में किसानों और बागवानों के लिए मृदा जांच और बागवानी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पंचायत के किसानों ने अपनी मिट्टी के सैंपल देकर बागवानी के उद्देश्य से जांच करवाने के लिए भारी तादाद में हाजिरी दी। कार्यक्रम में सेब उत्पादन के लिए युवाओं की भागीदारी हेतु संस्था ने सेब बागवानी पर प्रशिक्षण दिया। शिविर में लगभग 150 किसानों ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है और इसे करने का क्या तरीका है, इस विषय पर आईआईआरडी द्वारा मिशन रीव के तहत एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर ग्राम पंचायत खटनोल के किसानों के साथ आयोजित किया गया। शिविर में आईआईआरडी की विशेषज्ञ टीम इस अवसर पर किसानों से मुखातिब हुई और किसानों को मृदा जांच पर आवश्यक जानकारी साझा की। मृदा जांच विशेषज्ञ शिवेंद्र जसरोटिया ने बताया कि मिट्टी की जांच किए बिना वांछित फसलों का उत्पादन किसी भी प्रकार से फायदा नहीं दे सकता। उन्होंने बताया कि संस्था मृदा जांच में प्रदेश भर के किसानों के साथ सेवाएं दे रही है और जांच के बाद रीव खाद किसानों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। ग्राम पंचायत खटनोल में सेब उत्पादकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में किसानों को आवश्यक जानकारी, पौध लगाना, प्रूनिंग, कटिंग आदि पर प्रशिक्षण दिया गया। संस्था के बागवानी विशेषज्ञ पंकज चौहान ने बताया कि किस अक्षांश पर कौन सी किस्म और किस प्रकार उसका रोपण होता है, ये जानना पहले आवश्यक है। उसके बाद पौध संरक्षण के साथ प्रूनिंग और कटिंग का भी तरीका क्या रहता है, इस पर भी जानकारी होना आवश्यक है। बागवानों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा और उन पर संस्था के विशेषज्ञ ने व्यवहारिक जानकारी दी। फील्ड में जाकर पौधों की प्रूनिंग का लाइव डेमो भी दिया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रधान पीडी शर्मा और किसानों ने शिविर और ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर द रीव टाइम्स से विशेष बात की। ग्राम पंचायत खटनोल में किसान अब सेब उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विशेषकर कोरोना काल में युवाओं का गांव की ओर वापस आना और बागवानी में सेब उत्पादन की ओर झुकाव क्षेत्र में सेब उत्पादन के लिए नई राहें खोल रहा है। इसी कारण संस्था ने सेब उत्पादन पर प्रशिक्षण प्रदान कर किसानों, विशेष करके युवाओं को जानकारी साझा की है। उत्तराखंड में चमोली जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चलाए जा रहे बचाव अभियान के 8वें दिन रविवार को 13 और शव मिलने के बाद बाढ़ में मरने वालों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार को भी जारी रहा और दोपहर को एक और शव तपोवन सुरंग से मिला, जबकि रविवार को मिले 13 शवों में 5 शव 520 मेगावाट की एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट परियोजना की सुरंग से और 6 ऋषि गंगा परियोजना से और एक रैणी गांव और एक रुद्रप्रयाग जिले से बरामद हुआ था। वहीं पालमपुर के राकेश कुमार का शव रविवार दोपहर राहत और बचाव टीम को मिल गया। पंचायत नच्छीर के राकेश कुमार ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में बतौर साइट मैनेजर तैनात थे। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में मरने वालों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। इस घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल से मलबा और कीचड़ हटाए जाने का काम सोमवार को 9वें दिन भी जारी रहा। कुछ लोगों के अब भी टनल में फंसे होने की आशंका है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के राकेश कुमार का शव मिलते ही उनके परिजनों की उम्मीद टूट गई है। राकेश के परिवार के लोग पिछले 1 सप्ताह से चमोली में ही थे। चमोली त्रासदी के बाद से हिमाचल प्रदेश के 10 लोग लापता थे, जिनमें से अभी तक केवल मंडी निवासी ही कुशल निकल सके हैं। अभी भी लापता 8 युवकों के परिवार वाले चिंतित है। राकेश का शव ऋषि गंगा बैराज साइट पर बचाव टीम ने मलबे के नीचे से बरामद किया है।
तपोवन सुरंग में जहां पोकलैंड और जेसीबी मशीनें युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, तो वहीं नदी किनारे जिला प्रशासन के नेतृत्व में खोजबीन का कार्य लगातार जारी है। रविवार को मिले शवों की शिनाख्त कर ली गई है। इनमें टिहरी निवासी आलम सिंह, जितेंद्र धनाई, देहरादून के कालसी के अनिल, जम्मू कश्मीर के जितेंद्र कुमार, फरीदाबाद के शेषनाथ, कुशीनगर के सूरज ठाकुर, पंजाब के जुगल किशोर, हिमाचल प्रदेश के राकेश कुमार, चमोली के हरपाल सिंह और गोरखपुर के राजेंद्र सिंह और धनुर्धारी शामिल है। बाढ़ के कारण 13.2 मेगावाट ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना पूरी तरह से तबाह हो गई थी, जबकि तपोवन विष्णु घाट को भी भारी क्षति पहुंची थी। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से शीतकालीन स्कूलों में भी 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नियमित स्कूल खुल गए हैं। इससे पहले 1 फरवरी 2021 से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग ने एसओपी के तहत कक्षाएं लगाने के सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों में आने के लिए विद्यार्थियों पर कोई दबाव तो नहीं होगा, हाजिरी की अनिवार्यता भी नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। आज हमारे को स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत महीनों के बाद स्कूल आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे। हमको अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया, आने से पहले हमारा टेम्परेचर चेक किया गया, क्योंकि सर घर में वो माहौल नहीं हो पाता जो स्टडीज़ का जो यहाँ पे हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस में भी सर टीचर्स हमें बहुत इतना अच्छा समझाते थे कि ऐसा लगता था कि स्कूल वाला ही इन्वायरमेंट है हमारा। प्रदेश में 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नियमित स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच उचित शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए हर कक्षा के लिए लंच ब्रेक का अलग अलग समय तय किया गया है। विद्यार्थियों के स्कूलों में आने और जाने का समय भी अलग रहेगा। इनमें 10 से 15 मिनट का अंतर रखा गया है। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार प्रिंसिपलों ने माइक्रो प्लान तैयार किया है। विभाग की ओर से बताया गया कि अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों में एक दिन छोड़कर विद्यार्थियों को बुलाने की योजना भी कई स्कूलों ने बनाई है। स्कूलों में अभी प्रार्थना सभाएं नहीं हो रही है और न ही खेल कूद के पीरियड लग रहे हैं। किसी कक्षा में अधिक विद्यार्थी हैं तो उन्हें निर्धारित शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अलग अलग कमरों में बैठाया जाएगा। फेस मास्क पहनकर ही विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्कूल परिसर में प्रवेश मिलेगा। प्रवेश गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग से तापमान भी जांचा जाएगा। कि आज गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है, जो गवर्नमेंट की कोविड की डायरेक्शन और गाइडलाइंस है, उनके मद्देनज़र उनको देखते हुए आज 15 फरवरी से हमने 5वीं से लेके 12वीं क्लास तक की सभी स्ट्रीम को खोला है। आज केवल जो है वो 250 करीब के बच्चे जो हैं वो हर क्लासेस में जो है वो अपीयर हो चुके हैं। राउंड अबाउट अब आज 36% बच्चे जो हैं वो स्कूल में आज पहुंच चुके हैं। क्लास में जो बच्चे जितने भी आने हैं उनका टाइम टेबल भी हमने चेंज किया है। उनके आने का टाइम उनको अलग अलग स्लॉट दिए गए हैं आने के लिए, और उनको जाने के लिए भी अलग टाइम दिया गया है। उनका लंच टाइम भी हमने अलग प्लान किया है। बच्चे हैं काफ़ी इंटरेस्ट अभी ले रहे हैं जितने बच्चे स्कूल में आए हैं, और उम्मीद है कि ये धीरे धीरे जो बच्चे बढ़ते जाएंगे। पूरा जो सेफ्टी मेजर्स हैं, मास्क, बच्चों का आना, मास्क में आना ज़रूरी है, तो वहाँ से जो है वो बच्चे थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज होके जो है वो अंदर आएंगे। प्रेयर और स्पोर्ट्स वेयर एक्टिविटी जो नहीं होंगी, तो प्रेयर अभी नहीं चल रही है। जहाँ गैदरिंग होती है, गैदरिंग वर्क जो है वो अभी अवॉइड किया जा रहा है। और अब बात जनमंच कार्यक्रम की। शिमला ग्रामीण के विकास खंड बसंतपुर की करियाली पंचायत में 20वां जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की। सतपाल सत्ती और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, विकास योजनाओं और उनकी उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इससे पहले प्रदर्शनियों का शुभारंभ हुआ। जनमंच कार्यक्रम का आरंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जनमंच के लाभ उठाने के संदेश के साथ किया गया। सतपाल सत्ती ने जनमंच में उपस्थित आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि जनमंच कार्यक्रम को पुनः आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता को उनके घर द्वार पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ मौके पर ही सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता प्रदान करते हुए गंभीरता से उसका निवारण किया जाए। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें लंबित रह गई हैं उनका तुरंत निपटारा करें। कोई नहीं है सर, बाकी हमारा पानी का प्रॉब्लम नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूशन जीरो है सर। देखो भाई साहब, इधर पानी सोर्स में जानी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, पानी की दिक्कत नहीं है सर। हाँ, और सर ज्यादातर जब से तो ठेके पे गया है ये, तब से तो जीरो है सर। तब से जानी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। हाँ, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है सर, पानी इशू नहीं है सर। जो नीचे वाला स्टाफ है वही परेशान करता है। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल।
मैंने लिखित में दिया है स्विमिंग पूल जी में या तो एक टैंक दिया जाए, उसको कनेक्ट किया जाए पाइपलाइन से। इनका कहना जो है कि ओवरहेड टैंक नया बने वहाँ नया टैंक सर विभाग ने वहाँ सर ये हम इनको ये महोदय आपको ये आश्वस्त करते हैं कि हम इनको सुचारू रूप से पानी देंगे। टैंक अगर जरूरत होगी तो टैंक भी बनाएंगे, फिलहाल इस टैंक का प्रोविजन नहीं लिया है। ठीक है, डिले हो जाता ना आपका 6 महीने और लोगों के ग्रीवेंस से जाते रहेंगे। ठीक है, जल्दी करो, भाई साहब का नंबर लिखो, इनसे बात करें, एसडीओ साहब का नंबर लो आप, है ना जी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। शिमला जिला मुख्यालय पर जिलाधीश कार्यालय के बाहर पूरे जिला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं एकत्रित हुई और अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। इस प्रदर्शन को भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने भी संबोधित किया। देश के हित में करेंगे काम, पूरे भारतवर्ष में हर जिला मुख्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की मांग को लेकर सोमवार को किए गए धरना प्रदर्शन में मांग रखी गई कि आंगनवाड़ी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और सामाजिक सुरक्षा देकर उन्हें उचित श्रेणी में शामिल किया जाए। साथ ही कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपये और सहायिकाओं को 9,000 रुपये न्यूनतम वेतन प्रतिमाह देने की भी मांग की गई। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय का दर्जा देने की भी मांग की जा रही है। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री शीतल ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बहुत सारी सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्य करने होते हैं, लेकिन सुविधाएं बेहद कम दी जाती है। अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। मैम, आज आपका जो धरना प्रदर्शन है किन विषयों को लेकर किया जा रहा है? हमारा धरना प्रदर्शन अभी जो मेन मुद्दा हमारा है प्री स्कूल को लेके है। वैसे हमने 5 सूत्री मांग पत्र भी जिलाधीश महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भिजवाएंगे। और हमने इसमें जो हमारा है कि सालों से चली आ रही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो ग्रास रूट पे काम कर रही है इतने टाइम से, और विभिन्न विभागों द्वारा जो भी हमारे को काम दिया जाता है हम उस काम को पूरा दिल की तह से उसको कंप्लीट करते हैं। और सरकार की, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी योजनाओं को हर एक लाभार्थी तक पहुंचाते आए हैं। और उसी हमारी जो जब भी हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ICDS, उसमें हमारी 6 सेवाएं मुख्य थी, जिसमें से एक ही शालापुर की थी, जिसको हम ऑलरेडी 45 सालों से कर रहे हैं और करती आ रही हैं। उसको हम अनौपचारिक शिक्षा बोलते थे, अभी शालापुर अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब प्री स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में भी किए जा रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें मान्यता भी हमें दी जाए। अब कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कोई एनटीटी है या कोई लोग टेट के लिए प्री स्कूल टेट के लिए नहीं है। प्री स्कूल बिल्कुल अलग एजुकेशन है। टेट के लिए आप TGT वगैरह के लिए होता है टेट, या फिर JBT के लिए, और JBT और TGT से नीचे वाली क्लास है प्री स्कूल, ठीक है जी। और इसके लिए होती है ECCE की ट्रेनिंग, जो ECC बोर्ड दिल्ली में है, वो एक डिप्लोमा करवाता है। ECC ट्रेनिंग होती है, उसमें NTT डिप्लोमा बोलते हैं उसको। तो हमारा तो अभी सरकार ने अभी 2019 में ही ECC का पूरा सबके वर्करों की ट्रेनिंग हुई ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है जी। अभी हमारे हिमाचल में भी 19 में ख़त्म हुई है ECC की ट्रेनिंग। कई वर्कर्स ऑलरेडी NTT होल्डर है, में B.Ed है। तो हमारा ये कहना नहीं है कि हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जब सरकार इसको मान्यता देने जा रही है तो आंगनवाड़ी केंद्रों को ही प्री स्कूल की मान्यता दी जाए और उसमें कार्यरत कार्यकर्ताओं को उनकी टीचर की मान्यता दी जाए, प्री स्कूल टीचर की, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस भी है, एजुकेशन भी है। फिर भी यदि सरकार को लगता है कि कुछ वर्कर जो पहले से अपॉइंट है वो प्रॉपर ट्रेन नहीं है या उनमें कमी है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाए ऑफिशियली, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है भी है। जो +2 से नीचे उनको 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, जो +2 तक है उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। हम भी यही चाहते हैं कि वो लोग ट्रेन करें हमें। इधर IGMC अस्पताल में खाना वितरण करने का टेंडर को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने IGMC प्रशासन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। यदुपति ने दावा किया कि टेंडर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया और टेंडर की कॉस्ट भी 2 करोड़ से 5 करोड़ बढ़ा दी गई। साफ तौर पर व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया है और जनता के पैसे की बंदरबांट की गई है। युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर IGMC प्रशासन ने मामले की जांच या प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो युवा कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। साथ ही IGMC का घेराव और स्वास्थ्य मंत्री का भी घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका जाएगा।
आईजीएमसी में 2,39,00,000 का जो खाना वितरण करने का जो काम था, किस प्रकार से उस काम को जो है सरकार पहले 2,39,00,000 रुपये में कर रही थी, लेकिन उसको जो है गलत तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस पूरे काम को जो है 5 करोड़ रुपए में तब्दील कर दिया जाता है और काम उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति ऑलरेडी जो है ब्लैक लिस्टेड है। युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को यह टेंडर आवंटित हुआ है वह मुख्यमंत्री का काफी करीबी है और मंडी अस्पताल में भी इसी कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ है। उस समय जो वहां पर प्रिंसिपल थे वो आईजीएमसी के भी प्रिंसिपल हैं। उनके द्वारा ही ये टेंडर इस कंपनी को दिया गया है, जबकि ये कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड है और इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 2.5 करोड़ का टेंडर 5 करोड़ में दिया गया। देखिए, ये कागज जो है पब्लिक डोमेन पे भी है और ये हमने आरटीआई के माध्यम से भी ये कागज निकाले हैं। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि न्यू विजन कमर्शियल एंड एस्कॉर्ट सर्विस आशीर्वाद सदन मैली शिमला हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड बाय द इंस्टीट्यूट, और इसी कंपनी को जो है इंडियन एडवांस स्टडी से ब्लैक लिस्टेड किया गया था। और जब ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने इनको जो है कोई क्लीन चिट नहीं दी। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना इनको 2 लाइन में लिख के दिया कि आप जो है इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी या उनकी जो दूसरी संस्था है उनमें आप काम नहीं कर सकते और बाकी जगह पे जो है आप काम कर सकते हैं। यदुपति ने कहा कि आईजीएमसी प्रशासन ने गुणवत्ता के नाम पर एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया जो पहले ही ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। लेकिन आईजीएमसी प्रशासन जो है मीडिया के सामने ये कहता है कि हमने मरीजों को और बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली और खाद्य जो पदार्थ हैं उनके वितरण करने के लिए जो है हमने गुणवत्ता के आधार पर जो है इतना जो प्राइस हाई किया, 2 करोड़ से जो है 5 करोड़ किया, ताकि जो है लोगों को जो है अच्छा खाना मिले। ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, चाहे आधार कुछ भी रहा हो, लेकिन जो ब्लैक लिस्टेड है, जो डिफाल्टर कंपनी है, उसको जो है काम ना देकर किसी और कंपनी को दिया जाता। हम जो है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम इस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जिसमें जो है सरकार का और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदुपति ने आगे आरोप लगाया कि केवल मुख्यमंत्री के करीबी होने के चलते गलत तरीके से इस कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। मामले को लेकर युवा कांग्रेस हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद आईजीएमसी प्रशासन जो है इन सारी कंपनियों के ऊपर जो है जो जांच करने की बात है वो बिल्कुल झूठी बात है। प्रदेश की जनता जो है सच जानना चाह रही है और जो सरकार का जो धन का दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर जो है हिमाचल युवा कांग्रेस जो है चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो ठेकेदार है खुद को जो है माननीय मुख्यमंत्री का बहुत करीबी बताता है। प्रदेश सरकार या आईजीएमसी प्रशासन जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है सीधे तौर पर, तो हम आईजीएमसी प्रशासन का और स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे और सामूहिक तौर पर जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर, जनता के पैसों का दुरुपयोग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री का पूरा जो हिमाचल प्रदेश है उसमें हर ब्लॉक स्तर पर जो है हम जयराम ठाकुर जी का पुतला जलाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।